हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लूम विद बॉटनी। आज हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के पार्ट्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में आपको मैं बता चुकी हूँ सेल एनवेलप, जो कि 3 लेयर्ड होता है, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो आज हमने उस बाउंड्री के अंदर, उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर की जो चीजें हैं उसके बारे में बात करना है। तो किसी भी सेल में जो बाउंड्री होती है उसके अंदर भरा होता है फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को कहते हैं साइटोप्लाज्म। यानी आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म के बारे में और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में आप सबको मालूम है कि यहाँ कोई डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं पाई जाती, या कह लो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली ही नहीं पाई जाती। यहाँ पर जो न्यूक्लियस है उसकी अपनी मेम्ब्रेन नहीं होती, उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं या जीनोफोर कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सिर्फ एक ही सेल ऑर्गेनेली है जो पाई जाती है, दैट इज राइबोसोम, जो कि प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती हैं। और यहाँ कुछ इंक्लूजन बॉडीज होती हैं जो कि स्टोरेज मटेरियल्स होती हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस लेक्चर में लिस्ट करके बताई थी। आज हम उन्हीं का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। आज हम बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो पहला पॉइंट, इट इज फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। दूसरा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज मेन एरिना ऑफ ऑल सेल्यूलर एक्टिविटीज। इट इज मेन एरिना ऑफ ऑल सेल्यूलर एक्टिविटीज, मतलब सेल में क्या काम हो रहा है वो सारा काम कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। साइटोप्लाज्म इज द साइट जहां सेल के सारे काम होते हैं। तो इस लाइन पे हमको ध्यान रखना है दैट इट इज मेन एरिना ऑफ ऑल सेल्यूलर एक्टिविटीज। अब हमको देखना है कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो इट इंक्लूड्स सबसे पहला न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोइड एंड और जीनोफोर। ये क्या है? ये इंसिपिएंट, पुराने टाइप का डिफ्यूज्ड न्यूक्लियस है। और डिफ्यूज्ड क्यों है? क्योंकि इसकी बाउंड्री नहीं है, किसी भी चीज की कवरिंग नहीं होगी तो उसके अंदर का सामान बिखर जाएगा। वही यहां पर हुआ है। तो ये क्या है? इट इज incipient primitive diffused nucleus। और ऐसा क्यों हो गया? बिकॉज it lacks well defined boundary, that is nuclear envelope absent। इस वजह से इसके साथ ऐसा हुआ। अब अगर हम बात करें कि इसके अंदर होता क्या है जो फैल गया, तो आप जानते हो कि न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में होता है जेनेटिक मटेरियल। यस, जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। और मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है, एक्सेप्ट फ्यू वायरसेस। तो यहां तो हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। तो क्या है यहां पर जेनेटिक मटेरियल? यहां पे जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल और वो जेनेटिक मटेरियल क्या है? सिंगल सर्कुलर double stranded
और अब आगे कहीं भी डबल स्ट्रैंडेड आएगा ना, उसके लिए मैं DS यूज करूंगी, ध्यान रखिएगा। सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड GC रिच DNA, यू ऑल नो GC, G इज गुआनिन, C इज साइटोसिन। तो ध्यान रखना यहाँ पर इनके DNA में गुआनिन और साइटोसिन ज्यादा होता है, इट इज GC रिच DNA। ठीक है, अब आप ये जानते हैं, इतना आइडिया मुझे लगता है आपको होगा कि जो DNA होता है ये एक प्रोटीन के साथ मिक्सअप होकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन ले लेता है, लेकिन ऐसा होता है ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, अदरवाइज ये एक्सटेंडेड फॉर्म में फैला रहता है। तो इसको क्रोमोसोम बनाने में जो प्रोटीन्स हेल्प करती हैं वो प्रोटीन्स होती हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, वो यहाँ नहीं होती। यहाँ पर ये काम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स करती हैं जिनको पॉलीअमीन्स कहते हैं। तो अब हम एक स्पेशल पॉइंट लिखेंगे, ये चीज तो हम ध्यान रखेंगे कि सिंगल होगा, सर्कुलर होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा और GC रिच DNA होगा। मैंने वर्ड रिच नहीं लिखा है, फिर से लिखती हूं मैं इसे, इट इज GC रिच DNA। ठीक है, अब इनके पास क्या नहीं है, इस न्यूक्लियोइड में क्या नहीं होगा वो चीज देखेंगे। यहां न्यूक्लियोलस एब्सेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर भी एक डार्क कलर का स्फेरिकल पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, यहाँ न्यूक्लियोलस एब्सेंट होगा। यहाँ हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होंगी, हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट। क्या करती है हिस्टोन प्रोटीन्स? हिस्टोन प्रोटीन्स DNA को पैकेज करके उन्हें क्रोमोसोम बनाने का काम करती हैं। तो यहाँ पे काम किसकी मदद से होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे पैकेजिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल is done by non-histone proteins, और इनको कहते हैं पॉलीअमीन्स। तो अगर ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा तो भी सिंगल क्रोमोसोम ही बनेगा, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम। तो ये बात हो गई इसके पहले इंपॉर्टेंट पार्ट की, दैट इज न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। तो ये इस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोइड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम जीनोफोर भी कहते हैं। तो ये बात हो गई यहां तक। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कभी कभी इस न्यूक्लियोइड के बाहर भी जेनेटिक मटेरियल मिल जाता है, यस, और उसको कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम के बाहर है ना वो, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA को बोलते हैं प्लाज्मिड। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सब लोग ध्यान से प्लीज सुनना, ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये प्लाज्मिड भी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हम सब जानते हैं ये DNA हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, तो वो प्लाज्मिड का DNA भी बैक्टीरिया के किसी न किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर लेता है। बट खास बात ये है कि वो एक उसको यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर देता है। अगर आप प्लाज्मिड को निकाल दें तो बैक्टीरिया की डेथ नहीं होगी, मतलब वो उसकी वायबिलिटी के लिए, उसकी लाइफ के लिए एसेंशियल नहीं होता, पर उसको एक यूनिक क्वालिटी देता है, यूनिक जो सब में ना हो। इसको आप ऐसे समझो जैसे स्पाइडरमैन, जानते हो स्पाइडरमैन की क्वालिटी हटा दो तो क्या बन जाएगा, पीटर पार्कर। बिल्कुल वैसा ही बैक्टीरिया में प्लाज्मिड अगर है तो वो उसको यूनिक क्वालिटी देगा, और नहीं है तो वो सिंपल बैक्टीरिया है। और हर किसी की यूनिक प्रॉपर्टी अलग हो सकती है। भाई आपके ये जो सुपर हीरोज हैं सबकी यूनिक प्रॉपर्टी अलग अलग है ना, बिल्कुल उसी तरीके से हर बैक्टीरिया का प्लाज्मिड उसको अलग अलग प्रॉपर्टी दे सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। होगा तो यूनिक कैरेक्टर देगा, नहीं होगा तो वो प्रॉपर्टी नहीं होगी, लेकिन उसकी लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक आम बैक्टीरिया के जैसे रहेगा। बात मेरी समझ में आ गई? और वो उसको क्या यूनिक प्रॉपर्टी दे रहा है उसके हिसाब से इन प्लाज्मिड के नाम भी रखे जाते हैं। एंड दीज प्लाज्मिड्स आर नॉट फाउंड इन एनी यूकैरियोट। एक एक्सेप्शन है, ईस्ट। आपने सुना होगा ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है। तो केवल ईस्ट एक ऐसा यूकैरियोट है जहां ये मिलता है, अदरवाइज किसी यूकैरियोट में ये नहीं मिलता है। तो जो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA है और ये उसको यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर देता है। अच्छा, यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर में वो क्या क्या कर सकता है? यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर में अगर वो उसको एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट बना दे,
मतलब आप कोई एंटीबायोटिक डाल रहे हो, उसके ऊपर असर ही नहीं हो रहा है। क्यों? उसके पास एक प्लाज्मिड है जो उसको उससे रेजिस्टेंट बना रहा है। तो ऐसा प्लाज्मिड जो उसको एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस दे, वो क्या हो जाएगा? आर प्लाज्मिड। अगर मान लो वो उसमें ट्यूमर इंड्यूस करने की प्रॉपर्टी दे तो उसको कहेंगे टीआई प्लाज्मिड। यानी वो उसको जैसी जैसी प्रॉपर्टी दे रहा है हम उसमें वैसे वैसे नाम रखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड वन हम बात करने जा रहे हैं साइटोप्लाज्म में जो सेकेंड चीज हमें मिली है दैट इज प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड के बारे में हमें कुछ पता चला है। क्या पता चला है? कि प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर भी होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए provides unique phenotypic character। फिनोटिपिक का क्या मतलब होता है? फिनोटिपिक का मतलब होता है ऐसी चीजें जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको फिनोटाइप कहते हैं। ये जेनेटिक्स का वर्ड है, आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको जेनेटिक्स भी पढ़ाऊंगी। तो ये फिनोटिपिक कैरेक्टर कहलाता है। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं कि ये उसकी वायबिलिटी के लिए एसेंशियल नहीं होता। इंस्टेड ये जो काम करता है उस हिसाब से इसके नाम रखे जाते हैं। तो क्या क्या नाम रखे जा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल R plasmid provides resistance against antibiotics। एक बड़ा फेमस है F प्लाज्मिड, आगे भी मैं आपको बताऊंगी भी। F प्लाज्मिड, इसको फर्टिलिटी फैक्टर भी कहते हैं। इट हेल्प्स इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड नाम से ही पता चल रहा है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये ट्यूमर इंड्यूस करता है। इसको पाया गया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में पाया गया है। इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को हम बायोटेक्नोलॉजी में एज अ वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बारे में एक पॉइंट मैं आपको यहाँ लिखा देती हूँ, उससे कई बार क्वेश्चन भी आया है कि ये बैक्टीरिया है, दिस इज मोस्ट स्टडीड प्लांट बैक्टीरिया रिलेशनशिप। Most studied plant bacteria relationship. It is used as a vector in biotechnology. इसके अलावा it can be D plasmid. D is used for degradation. ये pollution control करता है by petroleum degradation. पेट्रोलियम डिग्रेडेशन इसको कहते हैं पेट्रोलियम पोल्यूशन कंट्रोल। और एक खास बात बताऊं, ये एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, मतलब इसको 3 अलग अलग प्लाज्मिड से मिलाकर बनाया गया है। इसको आनंद मोहन चक्रवर्ती ने बनाया है और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। आप जानते हो ये जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, ये ज्यादातर अरेबियन कंट्रीज में मिलते हैं।
अब इंडिया में इनको इंपोर्ट करना पड़ता है, और इंपोर्ट करने का जो सबसे आसान तरीका है वो होता है वाया वाटरवेज। अब सोच के देखो, अगर वहां मान लो ऑयल की लीकेज हो जाए, या वहां हमारी शिप रेक कर जाए या स्पिल कर जाए, तो क्या होगा, पूरा तेल फैल जाएगा पानी में। अब वाटर और ऑयल इमिसिबल होते हैं, आपस में मिक्स नहीं हो पाते, तो ये क्या करेगा, पानी के ऊपर एक फिल्म तैयार कर देगा। अब कितनी प्रॉब्लम होती है उससे वहां के एक्वाटिक फ्लोरा और फौना को, मतलब ह्यूमंस ने इकोसिस्टम की ऐसी की तैसी कर रखी है बिल्कुल। अब बाहर की जो लाइट है वो अंदर नहीं जा रही, बाहर की ऑक्सीजन वो अंदर नहीं जा रही, तो अंदर के प्लांट्स भी मर रहे हैं, अंदर के एनिमल्स भी मर रहे हैं। मान लो फिशेज ऑक्सीजन लेने के लिए डाइव करके ऊपर आ रही है, तो उनके गिल्स में चिपक जा रहे हैं, वो मर जा रहे हैं। अगर बाहर की बर्ड्स फिश को खाने के लिए डाइव करके अंदर जा रही हैं, उनके फेदर्स में लग जा रहे हैं, वो नहीं उड़ पा रहे, मतलब पूरा इकोसिस्टम खराब कर रहा है। ये पोल्यूशन जो पेट्रोलियम की वजह से ये जो पोल्यूशन होता है, इससे बड़ी दिक्कत होती है। इसको कंट्रोल करने में बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? बर्न करोगे तो ऊपर ऊपर की लेयर बर्न होगी, और जो पानी के कांटेक्ट में वो बर्न नहीं होगा। और अगर मान लो हो भी गया और इतना ज्यादा ऑयल स्पिल किया है और आप उसे बर्न कर दोगे, तो जो पानी का टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो उससे भी उनकी डेथ हो जाएगी। प्लस कितना सारा धुआं और ये सब निकलेगा जो कि हमारे एयर को खराब करेगा। मतलब ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। तो फिर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बनाया गया जो इस पेट्रोलियम के प्रोडक्ट को खा जाए, डिग्रेड कर दे, वो उसको एज अ फूड यूज करे। फूड यूज करेगा, जब उसको बहुत सारा फूड मिलेगा, बहुत सारी पॉपुलेशन बनाएगा, सारा पेट्रोलियम खा के खत्म कर देगा, और जब उसका फूड खत्म हो जाएगा तो वो भी खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम पूरी सॉल्व। तो यही प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए डी प्लाज्मिड क्रिएट किया गया। इट इज एन आर्टिफिशियल प्लाज्मिड, और ये जिसमें मिलता है इट इज फाउंड इन Pseudomonas putida. It is found in Pseudomonas putida. इसको सुपर बग भी कहते हैं। It is also known as super bug. तो इतने टाइप के प्लाज्मिड्स हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट उसकी बात करने जाएंगे, दैट इज राइबोसोम। जो तीसरा पार्ट है दैट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम इकलौती सेल ऑर्गेनेली है जो कि यहाँ पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती है। क्या काम होता है उनका? वो साइट है प्रोटीन सिंथेसिस के, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्रीज हैं। इनका साइज प्रोकैरियोट में इनका साइज 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर होता है। किस टाइप के होते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया है कि राइबोसोम प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में होते हैं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। यहाँ ये 70s टाइप के होते हैं, जहां S का क्या मतलब है? स्वेटबर्ग्स यूनिट और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ये राइबोसोम के डेंसिटी के और मास के इनडायरेक्ट मेजर होता है। ये इसके पास दो सब यूनिट्स होती है। द टू सब यूनिट्स, लार्जर सब यूनिट इज 50s एंड द स्मॉलर सब यूनिट इज 30s। लोकेशन दो जगह पाए जाते हैं। दे आर फाउंड अटैच्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दे आर प्रेजेंट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म एज वेल। दो टाइप से होते हैं। काम क्या करते हैं? ट्रांसलेशन करते हैं। ट्रांसलेशन उस प्रोसेस का नाम है जिसमें हम मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन को प्रोटीन्स यानी पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और एक स्ट्रक्चर होता है पॉलीराइबोसोम, मतलब अगर एक सिंगल एमआरएनए में, मान लेते हैं दिस इज एमआरएनए, और इसमें बहुत सारे राइबोसोम इस तरीके से अटैच हो जाएं, तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम या एर्गासोम। ये दोनों नाम भी इसको दिए जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट राइबोसोम। और अब साइटोप्लाज्म में एक चीज बच जाती है एंड दैट इज इंक्लूशन बॉडीज। और अब हम चौथे पार्ट की बात कर रहे हैं। साइटोप्लाज्म का जो चौथा पार्ट है दैट इज इंक्लूशन बॉडीज। इट स्टोर रिजर्व मटेरियल्स, जितने भी यहाँ पर रिजर्व मटेरियल्स हैं इनको स्टोर करता है। साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होता है। मोस्टली नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसीलिए प्रोकैरियोट्स में पाया गया है। अगर फॉस्फेट को स्टोर कर रहा है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसी जैसा मिलता जुलता कुछ उसका रिजर्व मटेरियल है तो साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन स्टोर कर रहा है तो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल। और इसके अलावा कुछ के पास नॉन यूनिट मेम्ब्रेन भी होती है, लेकिन उसको भी हम ट्रू मेम्ब्रेन कंसीडर नहीं करते। नाउ व्हाट इज दिस नॉन यूनिट मेम्ब्रेन? जब हम अभी आगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे, द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि फ्लूइड मोज़ैक मॉडल आने से पहले एक और मॉडल आया था जिसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं। यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनेली या सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसे यूनिट मेम्ब्रेन कहा जाता है। उसका एक निश्चित शेप एंड साइज होता है। पर यहाँ जो हमको मेम्ब्रेन मिली वो वैसी बिल्कुल नहीं थी, इसलिए उसको हमने ट्रू मेम्ब्रेन नहीं माना, उसको हमने नॉन यूनिट मेम्ब्रेन कहा। यानी इट इज अ काइंड ऑफ फॉल्स मेम्ब्रेन, इट इज नॉट ट्रू मेम्ब्रेन। तो इसी वजह से
यहाँ के वैक्यूल्स को भी फॉल्स वैक्यूल्स या सूडो वैक्यूल्स नाम दिया गया। तो इसमें ये सारी चीजें आती हैं। ये लाइन आपकी एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया। देखो गैस वैक्यूल क्या है, कोई भी एक्वाटिक बैक्टीरिया होगा तो गैस वैक्यूल उसमें हवा भर लेगा और उसको बायंसी प्रोवाइड करेगा ताकि वो फ्लोट कर सके आराम से। लेकिन यहाँ पर इन्होंने स्पेशली नाम लिख दिया साइनोबैक्टीरिया का, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का। तो हमें एनसीईआरटी में कई बार उन बातों पर ज्यादा फोकस करना पड़ता है जो उसमें स्पेसिफिकली लिखी गई हैं, एंड इस बात पर हम बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, दैट गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड इज फाउंड इन पर्पल ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब यहाँ पर प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म से रिलेटेड सिर्फ एक बात रह जाती है कि यहाँ पर साइटोस्केलेटन नहीं होते। अब साइटोस्केलेटन क्या चीज है वो तो हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन मैं ये लाइन आपको यहाँ बता दे रही हूँ क्योंकि ये कई बार आ जाती है बीच में और हमको समझ ही नहीं आता कि एक्चुअली साइटोस्केलेटन है क्या और वो क्या करते हैं। तो नाम सोच के आप खुद ही देखो, साइटो का मतलब सेल और स्केलेटन का मतलब फ्रेमवर्क। तो ऐसी प्रोटीन्स जो हमारे सेल को अंदर से मजबूती दें, अंदर से स्केलेटन प्रोवाइड करें, उनको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। पर ये चीजें प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। जब प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटन नहीं होता तो उनके अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता। ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं साइकोलॉसिस, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, तो वो नहीं हो पाता है। तो ये लाइन बहुत बार लिखी होती है, इस लाइन को मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। In prokaryotes, cytoskeleton is absent, therefore cytolysis और cytoplasmic streaming is absent। इस चीज को अभी यहाँ पे आप एज इट इज समझ लीजिए। मैं आगे जब यूकैरियोटिक सेल में आपको साइटोस्केलेटन डिटेल में पढ़ा दूंगी तब आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी कि इसका क्या मतलब होता है। ये सेल के अंदर होने वाली जितने भी ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, उसके रिलेटेड ये बात होती है। तो ये सारी बातें हो गई प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में। अब नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये बताऊंगी कि प्रोकैरियोटिक सेल के सरफेस पे क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, पिलाई, फिम्ब्री एंड अ लोकोमोटरी ऑर्गन दैट इज फ्लैजेला। सो तब तक के लिए अगर आपको इसमें यहां तक जो भी मैंने आप बताया है उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो उसको प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। थैंक यू।